हाय गाइस। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड्स है। और जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। इंडिकेटर्स के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। अगर किसी को इंडिकेटर पढ़ना है और अगर इंडिकेटर्स अभी नहीं पढ़ा तो वो लेक्चर नंबर फर्स्ट देख सकता है और इंडिकेटर्स पढ़ सकता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो एसिड्स है। आज की जो वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में एसिड्स पे ही सिर्फ काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि आपका कोई डाउट ना छूटे। और हाँ, आज का हम एसिड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अनुराग सक्सेना है और हमारा ये कंपाइल्ड एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है ये आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए लाता रहेगा। और 9th 10th 11th 12th के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। और सिर्फ 9th 10th 11th 12th ही नहीं, और भी बहुत सारे कोर्सेज की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एसिड्स वो स्टार्ट करते हैं। एसिड्स, तो एसिड्स क्या होते हैं? हमने थोड़ा सा पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करी थी। आज हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है, खट्टा टेस्ट होता है। तो एसिड वो केमिकल सब्सटेंस हैं जिनका खट्टा टेस्ट होता है। तो सिर्फ खट्टे टेस्ट पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो एसिड है या फिर बेस। तो इसके लिए हमारे पास और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, पढ़ते हैं आगे। और भी कई सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है। एसिड चेंजेस द कलर ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है। एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है। अब ये लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है। और हमने इंडिकेटर इस लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में इंडिकेटर्स देखे हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, लिटमस के बारे में काफ़ी डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ा है। सम ऑफ द कॉमन फ्रूट्स, और कुछ कॉमन फ्रूट्स हैं जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ग्रेप्स हो गए, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टैमरिंड, इमली को हम टैमरिंड बोलते हैं, एंड कर्ड। इन सब के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इनका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, सॉर टेस्ट होता है। इसी वजह से इसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सबके अंदर सेम एसिड प्रेजेंट होता है, सबके अंदर अलग अलग एसिड्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि कई सारे एसिड्स होते हैं, कई सारे टाइप होते हैं एसिड्स के। तो सबके अंदर अलग अलग एसिड प्रेजेंट होता है, सबके अंदर सेम एसिड्स प्रेजेंट नहीं होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे अभी कि कौन सा एसिड किस में प्रेजेंट होता है, कि लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, ग्रेप्स में, कर्ड में कौन से, टोमेटो में कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एसिड्स के अभी। तो एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे होते हैं एसिड्स, हम धीरे धीरे सबको पढ़ते रहेंगे। तो एग्जाम्पल में हमने तीन ही लिखे हैं, आपकी बुक में बहुत सारे लिखे होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो H2SO4 है। H2SO4 उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड उसका केमिकल नेम है। ऐसे एसिटिक एसिड भी एक एसिड का केमिकल नेम है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3COOH। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ। नाइट्रिक एसिड भी एक एसिड है और उसका केमिकल कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो HNO3 होता है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है। तो उसके बाद ये तो हमारी छोटी सी डेफिनेशन थी एसिड्स की, कि सॉर टेस्ट होता है और ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। और कई सारे फ्रूट्स में मिलता है, हमें कई सारी चीज़ों में एसिड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और भी हम एसिड्स के बारे में अभी जो अलग अलग टाइप के एसिड्स हैं वो पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या है? वही जो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है कि एसिड हैव अ सॉर टेस्ट। उसका जो टेस्ट होता है, यहाँ पर टेस्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, सॉरी, आप ठीक कर लीजिएगा। सॉर टेस्ट होता है एसिड का, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है। और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी हाँ, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड सॉल्यूशन है वो एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो सकती है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसका जो रीजन है वो फोर्थ प्रॉपर्टी है एसिड की, बिकॉज इट रिलीज H+ आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। यानी एसिड की फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस रिलीज करता है।
और इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सॉल्यूशन में सिर्फ इसी वजह से मूव करती है, इसी वजह से कंडक्ट करती है, क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। और जब वो एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है बिकॉज उसके अंदर H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं और H+ आयन की मूवमेंट की हेल्प से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो इस वजह से एसिड जो है एसिड सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो ये प्रॉपर्टीज थी एसिड की, और एसिड की कुछ बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन थी। आगे देखते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ एसिड्स। हमने एसिड्स को दो ग्रुप में दो अलग अलग ग्रुप में उनको कैटेगराइज कर लिया है, डिवाइड कर लिया है उनके अकरेंस के बेसिस पे। अकरेंस का बेसिस के मतलब कि वो कैसे हमें पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसकी फॉर्म में, उसके बेसिस पे हमने टाइप ऑफ एसिड्स को अलग अलग कर लिया है। दो तरह के हैं जनरली, कॉमन जो आपको बुक में मिलेंगे वो भी यही हैं, दो तरह के ही हैं। और भी नेचुरल, फर्स्ट है हमारा नेचुरल एसिड्स, जिसको हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। बुक में इसका नाम ऑर्गेनिक एसिड्स भी लिखा होगा। सेकंड है हमारा मिनरल एसिड्स। तो फर्स्ट जो है वो नेचुरल एसिड्स, हम पहले नेचुरल एसिड्स पढ़ लेते हैं, जिसका दूसरा नाम है ऑर्गेनिक एसिड्स। दोनों सेम ही हैं, अलग अलग नहीं है। नेचुरल एसिड्स, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये नेचुरल एसिड्स है, कि मतलब नेचर से मिलेगा, यानी प्लांट से मिलेगा, प्लांट्स मटेरियल से, एनिमल्स, यानी दोज एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स। यानी वो एसिड्स जो हमें प्लांट से और एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, या वो एसिड्स जो प्लांट में या फिर एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड्स बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का बुक में दूसरा नाम भी है, आप सुनोगे, फॉर्मिक एसिड। तो दोनों सेम ही है, अलग नहीं है, मिथेनोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। सॉरी, मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड है एग्जांपल, ऑक्जेलिक एसिड्स है एग्जांपल। ये सारे एग्जांपल हैं नेचुरल एसिड्स के। ठीक है, तो उसके बाद एग्जांपल और भी हैं, हम अभी देखेंगे आगे कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद है ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड एंड इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंसेस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। और वीक एसिड्स कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, अभी आप इतना ही समझिए कि ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, बिकॉज हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का एक पूरा टॉपिक आगे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को ही अगर समझाएंगे तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वीक एसिड होते हैं, उन्हें हम इजीली खा सकते हैं, हमारे लिए वो हार्मफुल नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल है लेमन में भी हमारा एसिड प्रेजेंट होता है, और टोमेटो में भी एसिड प्रेजेंट होता है, ऑरेंज में भी एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। कर्ड में भी हमारा एसिड प्रेजेंट होता है। ये सारे नेचुरल एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, तो हम ये खा सकते हैं और इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई हार्मफुल नहीं है हमारे लिए ये नेचुरल एसिड्स। ओके, तो ये नेचुरल एसिड्स था, और इसका दूसरा नाम ऑर्गेनिक एसिड्स, जो कि वीक एसिड्स होते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिक एसिड्स। हमें कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ 7 ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो जनरली बुक में होते हैं और जो काफ़ी पूछे जाते हैं। और भी एसिड्स होते हैं लेकिन वो उतना नहीं पूछे जाते, तो जनरली 7 ही है। तो फर्स्ट एसिटिक एसिड है जो कि विनेगर में मिलता है। सेकंड है एस्कॉर्बिक एसिड जो कि गुआवा और आंवला में मिलता है। थर्ड है सिट्रिक एसिड जो कि लेमन, ऑरेंजेस एंड सम अदर फ्रूट्स, और भी कई अलग अलग फ्रूट्स में मिलता है सिट्रिक एसिड। फोर्थ है लैक्टिक एसिड जो कि हमें कर्ड में मिलता है। कर्ड में सॉर मिल्क भी बोलते हैं, कर्ड, उसमें हमें लैक्टिक एसिड मिलता है, या फिर कह सकते हैं लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है कर्ड में। मिथेनोइक एसिड को अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले देख लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड जो है वो टोमेटो में प्रेजेंट होता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। टर्टरिक एसिड जो है वो टैमरिंड में प्रेजेंट होता है। टैमरिंड इमली को बोलते हैं, टैमरिंड में प्रेजेंट होता है टर्टरिक एसिड। ये सारे जो चीज़ें हैं, सारे जो फ्रूट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, सिर्फ एसिड प्रेजेंट होता है। इसी वजह से इनका जो टेस्ट होता है वो सॉर टेस्ट होता है। विनेगर का, कर्ड का, टोमेटो का, टैमरिंड का, लेमन का, इन सब का सॉर टेस्ट सिर्फ इसी वजह से होता है।
हमारा जो रह गया था फिफ्थ, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड को मैं आपको बता चुका हूँ कि मिथेनोइक एसिड का दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड भी है, तो इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। ये कहाँ है प्रेजेंट? ये आंट स्ट्रिंग में, आंट स्ट्रिंग और नेटल स्ट्रिंग में प्रेजेंट होता है। अब आंट स्ट्रिंग में, नेटल स्ट्रिंग में जब आपको कोई आंट चींटी जो है वो काट लेती है तो उतने बॉडी के उतने एरिया में स्वेलिंग हो जाती है। वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड दो नाम है। मिथेनोइक एसिड जो है वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है और उतनी जगह पे स्वेलिंग हो जाती है और कुछ जलन सी भी होती है। तो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसमें मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये सारे थे हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स और उनके सोर्स। वो ऑर्गेनिक एसिड 7 ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सब था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो अभी हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ एसिड दो हैं, नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स इतना ही था। उसके बाद हमारा आता है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स में वो एसिड्स जो हमें अर्थ के मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं, वो एसिड्स जो अर्थ के मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं, अर्थ में जो मिलने वाले एलिमेंट्स के एटम को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाया, उनका मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, उनका सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो उस एसिड्स को बोलते हैं मिनरल एसिड्स। ये हम खुद बनाते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम मैनमेड एसिड्स भी है, या फिर आप इसको सिंथेटिक एसिड्स भी बोल सकते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये सब इसके केमिकल नेम है उन एसिड्स के, और वो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना कैसे? तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना कैसे ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये 9th क्लास के आई थिंक केमिस्ट्री के सेकंड और थर्ड चैप्टर में है, जहाँ पर हम एटम और इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, बॉन्ड कैसे बनता है, मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो हम सब वहाँ पढ़ेंगे। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मैं उस नाइन्थ की केमिस्ट्री की भी वीडियोस बनाऊंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद जो है, अभी तक हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ एसिड क्या होते हैं, एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या डेफिनेशन है एसिड्स की, टाइप्स ऑफ एसिड्स पढ़ लिए, नेचुरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये इस चैप्टर का काफ़ी अच्छा टॉपिक है। कई सारे क्वेश्चन इससे बोर्ड में आते हैं और काफ़ी अच्छा जो रिएक्शंस हैं, इससे रिलेटेड रिएक्शंस आती हैं जो हम पढ़ेंगे, और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड की? फर्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, वो है एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। यानी जब कभी भी एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, साथ ही साथ एक सॉल्ट फॉर्म करता है। तो मैंने एक बॉक्स बनाया है, उसमें आपको बताने की कोशिश करी है कि एक मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब ये कैसे होता है उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जिंक और HCl, हमने जिंक और HCl यानी जिंक मेटल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हमने इन दोनों का रिएक्शन करवाई। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई, दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया, तो रिएक्ट करवाने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बना वो ZnCl2 बना, प्लस में H2 गैस रिलीज हुई। जो ZnCl2 है वो इसमें सॉल्ट है और H2 गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है हमने और जिंक मेटल है। इसके आगे मैंने S लिखा है, Zn के आगे S मीन्स सॉलिड, कि Zn यानी जिंक मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, HCl जो है वो एक्वस फॉर्म में है, और जिंक क्लोराइड मैं लिखना भूल गया हूँ, वो भी एक्वस फॉर्म में ही है, हमारा सॉल्यूशन है, और H2 गैस रिलीज होगी। अब ये रिएक्शन हुई कैसे? ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जहाँ पर एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि यहाँ पे Zn जो है वो H को डिस्प्लेस कर देगा और Cl के साथ खुद बॉन्ड बना लेगा, खुद एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा। तो Zn जो है वो H को डिस्प्लेस कर देगा और Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा। यानी तो इससे क्या हो जाएगा, जिंक और क्लोरीन दोनों आपस में मिलकर जिंक क्लोराइड बना लेंगे, ZnCl2, जो कि एक सॉल्ट बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस अलग से रिलीज हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी। तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऐसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब की बार हमने सोडियम लिया है और सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, हमने मेटल और एसिड दोनों चेंज कर दिए। सोडियम जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में है और H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, वो हमारा एक्वस फॉर्म में। हमने क्या करा, दोनों को रिएक्ट करवाया, इनकी रिएक्शन कराई,
रिएक्शन कराने के बाद हमें जो हमें सॉल्ट मिला वो मिला Na2SO4, जो कि एक्वस फॉर्म में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। सोडियम सल्फेट, यानी सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। सेम जैसे पहले वाली रिएक्शन हुई थी, सेम वही रिएक्शन है ये भी। इसमें भी हमने मेटल लिया है Na, एसिड लिया है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और सॉल्ट बना हमारा Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। पहले वाली रिएक्शन भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, ये वाली भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर क्या है, Na जो है वो ज़्यादा मोर रिएक्टिव है H2 से, हाइड्रोजन से, सॉरी, Na जो है वो ज़्यादा मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, H से, तो H को डिस्प्लेस कर देगा और खुद सल्फेट SO4 सल्फेट के साथ Na जो है बॉन्ड बना लेगा और एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा Na2SO4 प्रोडक्ट में। तो Na2SO4 हमें वहाँ मिलेगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी, H2 गैस अलग से प्रोड्यूस होगी। तो इसमें हमें ये पता चला पहली प्रॉपर्टीज में कि एसिड जब कभी भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है, ओके, उसके हम देखते हैं। मोस्ट ऑफ द एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, दिस शोज द हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड। यानी मैंने आपको बताया जैसे कि अभी कि ज़्यादातर एसिड्स क्या करते हैं, ज़्यादातर 95% एसिड्स ऐसे हैं जो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ और एक सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। और इससे पहले जो लास्ट वाला जो हमारी ये कर्ड विनेगर है, उससे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट समझाना चाहूँगा। ये वाला ये एक्सपेरिमेंट है हमारा एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसको हम टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस के नाम से भी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं कि टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टेस्ट ट्यूब ली है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या करा है, जिंक ग्रैन्यूल, जिंक के मेटल के पीसेस डाले हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, जिंक के पीसेस डाले हैं, जिंक मेटल है उसके पीसेस डाले हैं, सॉलिड फॉर्म में ही है वो भी, और उसके अंदर फिर और उसको हमने हीट करा है, उसको बॉईल करा है, हीट करा है। उसके बाद बॉईल हीट करने के बाद उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो आपने सुना था क्या है, एसिड है। डाइल्यूट क्या है, तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट दो, ये डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन एक अलग से टॉपिक है हमारा, हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से डाइल्यूट एसिड कौन से हैं, कंसंट्रेटेड एसिड कौन से हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे कौन से ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। डाइल्यूट एसिड वीक एसिड में काउंट किए जाएंगे, या डाइल्यूट एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, किस कंसंट्रेटेड एसिड कौन से होंगे। तो हम डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, ये डाइल्यूशन कंसंट्रेशन हम आगे पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। आप बस इतना देखिए कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आप डाइल्यूट मत समझिए, सल्फ्यूरिक एसिड देखिए। तो जिंक मेटल जो है वो उसको जिंक मेटल डाला हमने एक टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद हमने उसको बॉईल करा और उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। जब हम ये काम करेंगे तो जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि जिंक एक मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड, तो मेटल और एसिड जब आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद एक गैस रिलीज होगी, एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट तो उसमें ही बन जाएगा, हमारे टेस्ट ट्यूब में ही सॉल्ट जो बनेगा उसमें बन जाएगा, और एक गैस रिलीज होगी। और वो गैस जो रिलीज होगी उसको हम क्या करेंगे, डिलीवरी ट्यूब आप देख रहे होंगे, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एक नीचे सोप सॉल्यूशन है, उस सोप सॉल्यूशन में रखेंगे। सोप सॉल्यूशन में जब हम रखेंगे तो सोप सॉल्यूशन में एयर बबल्स होंगे, सोप के बबल्स होंगे, उस सोप के बबल्स में वो गैस जो होगी, और वो गैस जो होगी वो गैस उस सोप बबल्स में फिल हो जाएगी। जब सोप बबल में फिल हो जाएगी, फिर उसके बाद उसके जो बबल्स होंगे उसके अंदर एयर यानी गैस फिल हो जाएगी, तो वो ऊपर राइज करने लगेंगे। जब ऊपर राइज करेंगे फिर हम क्या करेंगे, कैंडल लेंगे, बर्निंग कैंडल, उसको क्या करेंगे, उसको पास लाने की कोशिश करेंगे, इस जो हमारा एक टब सा है जिसके अंदर सोप सॉल्यूशन है उसके थोड़ा सा पास लाने की कोशिश करेंगे। पास लाएंगे तो एक पॉप सी साउंड आएगी, जैसे कि आप देखते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं, उसमें प्रोसीजर है, ये है वो प्रोसीजर जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, लास्ट में क्या होगा, एक पॉप साउंड आएगी, और पॉप साउंड सिर्फ तभी आती है जब हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हैं, तो इससे हमें ये टेस्ट हो जाता है, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो वहाँ पर हमने मेटल लिया था, जिंक जहाँ हमने मेटल लिया था और सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, दोनों को हमने रिएक्ट कराया, तो जो रिलीज हो रही थी गैस वो हाइड्रोजन ही थी, इससे टेस्ट हो जाता है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन है ये,
हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है। इस तरीके से होता है ये रिएक्शन, सॉरी एक्सपेरिमेंट। इसका ये प्रोसीजर मैंने लिख दिया है, ये प्रोसीजर है कि अगर आपको मेरी बात जो है मैंने आपको डिटेल में जो समझाया है एक्सपेरिमेंट पे, अगर वो कहीं भी थोड़ा सा डाउट है तो आप ये प्रोसीजर पढ़ें और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो मैंने आपको बात बताई है वही लिखी हुई है यहाँ पे। ओके, तो इससे पहले एक चीज रह गई थी ये, उसके बाद वो हमारा खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट। हमने टेस्ट कर लिया हाइड्रोजन का कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है कि जब भी हम कभी मेटल और एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, उसके बाद है हमारा कि कर्ड, विनेगर, लेमन जूस एंड ऑरेंज जूस एक्सेट्रा शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल। ये क्वेश्चन आता है, कई बार बोर्ड में आया भी है और आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी है कि जो कर्ड है और विनेगर है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ऐसे जितने भी हैं वो सब, उन सबको किसी भी मेटल वेजल में नहीं रखना चाहिए, यानी मेटल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। जैसे कॉपर के और ब्रास के जो वेजल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उसमें नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों पूछा जाता है? इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि जो कर्ड है, कर्ड, विनेगर, लेमन जूस है, उनके अंदर एसिड प्रेजेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनके अंदर एसिड प्रेजेंट है। ये रहा, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड, लेमन जूस के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। वो एसिड क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है और एक सॉल्ट फॉर्म कर जाता है। एक सॉल्ट फॉर्म रिएक्ट कर जाता है और एक सॉल्ट फॉर्म बन जाता है। लेकिन वो सॉल्ट जो है वो काफी पॉइजनस होता है, यानी पॉइजनस मेटल का एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, जिसे अगर हम खाएंगे, उस कर्ड को, विनेगर को अगर हम खाएंगे तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इसी वजह से जितनी भी खट्टी चीजें जो होती हैं जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, उसको हम मेटल के वेसल में, यानी मेटल के बर्तन में नहीं रखते हैं। जैसे कॉपर का बर्तन होता है, ब्रास का बर्तन होता है, उसमें नहीं रखते हैं। इसी वजह से नहीं रखते हैं क्योंकि वो एक पॉइजनस मेटल कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी एसिड और मेटल के बीच में, और जिससे हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो ये हमारा जितना भी हमने डिस्कशन किया, ये सिर्फ पहली प्रॉपर्टी थी, केमिकल प्रॉपर्टी, पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी जितना भी हमने डिस्कशन किया है, कि इसमें हमने सिर्फ पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है। और उसका एक टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस पढ़ा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा भी जाता है। ये उसका प्रोसीजर है। उसके बाद जो सेकंड है हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी भी आज हम देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? एसिड साइक्लिक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी जो है एसिड की, वो ये है कि जब कभी एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट या फिर और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। मैंने नीचे फिर से दो बॉक्स बनाए हैं। पहले वाले बॉक्स में मेटल कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन करके दिखाई है, दूसरे वाले में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन करके आपको बताइए। पहले वाले देखिए, पहले वाले में मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट को हमने जब कभी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है, CO2 फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर। दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में जब कभी हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है, सेम प्रोडक्ट आता है, सॉल्ट फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये ऐसे रिएक्शन होती है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है कि जब कभी हमने सोडियम कार्बोनेट को, अगर हम सोडियम कार्बोनेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटल कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ करेंगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, हमारा प्रोडक्ट में मिलेगा, फॉर्म होगा। वैसे ही सोडियम कार्बोनेट, हमने मेटल कार्बोनेट जो लिया है वो सोडियम कार्बोनेट है, और HCl हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी हमने मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है। रिएक्ट करवाने के बाद सोडियम क्लोराइड बना है। सोडियम क्लोराइड हमारा सॉल्ट होता है और CO2 गैस रिलीज होगी और H2O वाटर बनेगा। तो ये रिएक्शन कैसे हुई? ये रिएक्शन कैसे हुई? Na2CO3 जो है, Na जो क्या करेगा, Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि Na जो है वो पॉजिटिव यानी कैटायन है और Cl जो है वो एनायन है। तो कैटायन एनायन ही आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो Na क्या कर जाएगा, सोडियम क्लोरीन के साथ, जो रिएक्टेंट में सोडियम है, सोडियम कार्बोनेट में, और HCl में जो Cl है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेंगे और एक नया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरेट करेंगे, सॉल्ट जनरेट करेंगे, NaCl। तो NaCl वहां से बनेगा। CO2 जो है, CO3 जो है वो कार्बोनेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और H जो है वो H2O बन जाएगा। एक H यहाँ से HCl से बच जाएगा और एक
O जो है ऑक्सीजन जो है वो हमारा CO3 से बच जाएगा, तो उससे मिलके हमारा वाटर बन जाएगा। जी हाँ, वाटर बन जाएगा। तो ये थी इस रिएक्शन, ये है इस रिएक्शन की, ये रिएक्शन कंप्लीट कैसे हुई। Na2CO3 को हमने HCl के साथ कराया है। 2HCl मैंने इसलिए लिखा है, बैलेंस करी है इक्वेशन को, बैलेंस करने के लिए लिखा है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, वो हम पढ़ेंगे आगे कि बैलेंसिंग कैसे होती है। Na2CO3 को मैंने 2HCl के साथ रिएक्ट करवाया, 2HCl के साथ अगर रिएक्ट करवाया तो NaCl बना, Na ने Cl के साथ बॉन्ड बनाया है और CO2 अलग कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई, और H जो था O के साथ H2O वाटर बना लेता है। इसका एक और एग्जाम्पल है जो उसमें दूसरे बॉक्स में मैंने आपको बताया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड मिलकर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस रिलीज, H2O वाटर बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, सॉरी। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, हमने क्या लिया, सेम सोडियम मेटल ही लिया है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है हमने, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, एक एसिड ले लिया, एसिड लिया है HCl सेम। फिर से हमारा, मैंने आपको बताया था कि सेम प्रोडक्ट आएगा, तो सेम प्रोडक्ट आएगा सोडियम क्लोराइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और H2O वाटर बनेगा प्रोडक्ट में। सेम जैसे पहले वाली इक्वेशन, पहले वाली जो हमारी रिएक्शन थी, सेम उसी तरीके से दूसरी वाली रिएक्शन भी होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर जाता है लाइम वाटर के साथ। अब लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो कॉमन नेम है उसका वो लाइम वाटर है, और केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। CaOH का होल ट्वाइस इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो लाइम वाटर, जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट पीपीटी बन जाती है। व्हाइट पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि वो नीचे जम जाता है, नीचे बैठ जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। पहले सॉल्यूशन था, अब वो नीचे बैठ ही जाता है। ठीक है, तो वो प्रेसिपिटेट है, वो हाँ, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, थोड़ा मिल्की सा हो जाता है। ठीक है, और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये वाली रिएक्शन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, हमने ये देखा कि जब कभी भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। हमने देखा सेकंड में कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इससे क्या पता चलता है कि जब भी एसिड जो है किसी भी मेटल कार्बोनेट या किसी भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी ही। तो जैसे हमने पहले वाले केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने टेस्ट करा था हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट था ये। वैसे ही हम इस वाले सेकंड वाले केमिकल प्रॉपर्टी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट करेंगे। तो उस टेस्ट के लिए हम पहले टेस्ट देख लेते हैं। टेस्ट क्या है? सेम वही टेस्ट है, दोबारा से ही सेम इसका प्रोसीजर, ये इसकी फिगर है और ये उसका प्रोसीजर देख लीजिए। हमने क्या करा, एक सोडियम कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट को बॉईल करा है और एक ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में, और उसके अंदर हमने डाइल्यूट HCl डाला। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ गैस प्रोड्यूस होगी। जी हाँ, उसके बाद हम देखेंगे कि गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो। ये देखिए आप टेस्ट ट्यूब में नीचे जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो मेटल के, वो सोडियम कार्बोनेट है टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद हमने उसको हमने हीट करा है, बॉईल कर रहे हैं, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो ऊपर जो है कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, या हम मान के चलते हैं कि हमें नहीं पता कि वो कौन सी गैस है, तो एक गैस रिलीज हो रही है। अब वो गैस जो रिलीज होगी उसको हम पास करेंगे लाइम वाटर से। एक गैस रिलीज हो गई, हमने ये वाली ऊपर वाली रिएक्शन जो थी, फर्स्ट एग्जांपल जो है वो देखिए कि हमने सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया, हमारा जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनना था वो बन चुका, हाइड्रोजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, अब ये थर्ड रिएक्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कराई है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कराई है, CaOH का होल ट्वाइस से। तो इससे हमें प्रोडक्ट मिला कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा मीन्स कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस
वहां पर प्रेजेंट थी, यानी इससे कंफर्म हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है जो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, और कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। तो इससे ये टेस्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। और अगर हम इसमें फोर्थ रिएक्शन देखते हैं, पहले फोर्थ रिएक्शन में क्या है कि CaCO3 हमने क्या करा, व्हाइट प्रेसिपिटेट लिया, हमने कैल्शियम लाइम वाटर को रिएक्ट करवा चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन चुका है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को हम फर्दर रिएक्ट करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बन चुका है हमारा टेस्ट ट्यूब में, उसको हम फर्दर और रिएक्शन करा रहे हैं, एक्सेसिव अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। और लाइम वाटर अगेन, अगर फिर ऐसा करेंगे तो लाइम वाटर जो था वो मिल्की लाइम वाटर जो था वो अगेन फिर से क्लियर हो जाएगा। पहले वो लाइम वाटर था पूरा क्लियर था, फिर हमने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई, व्हाइट पीपीटी बना, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना, जो पूरा क्लियर था, जो हमारा लाइम वाटर था वो थोड़ा मिल्की हो जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। हम उसके साथ फर्दर और रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो जो हमारा लाइम वाटर था वो अगेन फिर से क्लियर हो जाता है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक प्रोडक्ट मिलता है ये रिएक्शन बी वाली। तो आज हमने दो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज समझना बहुत जरूरी है। केमिकल प्रॉपर्टीज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन और टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हमने इतना पढ़ा है। हम आगे की क्लास में हम देखेंगे कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, हमारी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। इसकी दो केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की और बची हैं, और एसिड में थोड़ा सा पोर्शन और बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेक्चर नंबर 3 में, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।